हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग हिस्ट्री चालू करने वाले हैं क्लास 9th एंड 10th के लिए। पहला वीडियो आ रहा है क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 1 विच इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपने क्लास 8 तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, 6th में एंशिएंट, 7th में मेडिवल, 8th में मॉडर्न। अब 9th की आपकी हिस्ट्री में ना थोड़े से चेंजेस आएंगे। आप लोग अलग अलग रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके जितने भी रियलिस्टिक चेंजेस हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, कैसे लोगों ने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की, कैसे मोनार्की को हटाया, क्या क्या रिवॉल्यूशन हुए, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्लास 8 के मुकाबले आपको 9 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर अगर आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। इसमें रटने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोग क्लास 8 में रट के आंसर्स लिखते थे अपने 5 मार्क्स के लिए, 1 पेज 1.5 पेज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको पॉइंट्स बना के उसको लिखना है। तो हम लोग चालू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब ये जो वर्ड है रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब होता है चेंज। जब ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज से परेशान होके कोई चेंज लाने का कोशिश करते हैं और वो चेंज आता भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन का मतलब आपको समझ आ गया। अब आपका पहला, आई एम श्योर आपको इंडिया के भी बारे में कुछ नहीं पता है कि इंडिया में क्या रिवॉल्यूशन हुए, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी हम लोग फ्रेंच अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसी रिवॉल्यूशन से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। ऑल ओवर वर्ल्ड ने जाना था कि डेमोक्रेसी होती क्या है। किसके थ्रू? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस कहानी की शुरुआत होती है एक केस स्टडी से, एक कहानी से। 14 जुलाई 1789 का दिन था, और वो दिन कहाँ पे था? पेरिस में। 14 जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ कि लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। 14 जुलाई 1789 को जितने भी फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज थे वो लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। और वो लोग किसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे? इस राजा की वजह से। और ये राजा कौन था? लुइस 16। इस राजा की वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। पूरा 14 जुलाई 1789 को इन्होंने पूरी तबाही मचा दी। हर जगह लड़ाई झगड़े दंगे चालू कर दिए। इवन उन्होंने बेस्टाइल को, किसको? बेस्टाइल को। बेस्टाइल क्या था? वहां का एक जेल था। जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने एक जेल बनाया था अंडमान निकोबार आइलैंड में, जिसको हम काला पानी की सजा कहते थे। वो क्या था? वो एक दहशत था। मतलब वो ब्रिटिशर्स की पावर को दिखाता था। कोई भी इंडियन रिवॉल्यूशन करने से पहले, नेशनलिज्म की फीलिंग लाने से पहले, उस दर्दनाक हादसे को या उस दर्दनाक सजा को याद करता था कि अगर मैं कुछ भी करता हूं तो मुझे काले पानी की सजा हो जाएगी। तो वो काइंड ऑफ ब्रिटिशर्स की पावर को दिखाता था। तो ये जो बेस्टाइल जेल था, ये जो किंग था लुइस 16, उसकी पावर को दिखाता था। इस कारण इन लोगों ने इस बेस्टाइल जेल को डिस्ट्रॉय किया। करीबन करीबन 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग एक साथ आके इस रिवॉल्यूशन में पार्ट ले रहे थे। इवन जो बेस्टाइल जेल के कमांडर थे उसको भी इन्होंने मार दिया। और साथ ही साथ जितने भी प्रिजनर्स थे इस जेल में, उन सबको मदद किया एस्केप करने का, यानी कि उन सारे प्रिजनर्स को रिहा करवा दिया। तो अब सोचिए इस किंग की हालत। जो इसका पावर था बेस्टाइल जेल, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जो कमांडर था उसको मार दिया गया, और जितने प्रिजनर थे उन सबको वहां से भगा के ले गया गया, मतलब सबको रिहा कर दिया गया। तो फिर से हम एक बार एनालाइज करते हैं
कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस में लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने बहुत सारे दंगे फसाद चालू किए, एक रिवॉल्यूशन आया। तो 7 करोड़ लोग एक साथ रोड में आके इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बने थे। उन्होंने बेस्टाइल जेल, जो कि किंग के पावर को रिप्रेजेंट करता था, लुइस 16 के पावर को रिप्रेजेंट करता था, उसे डिस्ट्रॉय किया। साथ ही साथ जो बेस्टाइल जेल का कमांडर था उसे भी मार दिया, और तो और जितने भी प्रिजनर थे उन सबको रिहा कर दिया। ये सब करके उन्हें थोड़ा सा वो लोग रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़े। अब जो ये लोग थे, ये लोग लुइस 16 से इतने गुस्सा क्यों थे? क्या कर दिया भाई लुइस 16 ने? अब कोई किसी को ना मारा ना कुछ किया। तो हमको लुइस 16 की थोड़ी सी हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी। तो लुइस 16 वाज बोर्न इन बर्बन फैमिली। बर्बन बिस्किट का नाम नहीं है, ये एक फैमिली थी। तो लुइस 16 वाज बोर्न इन बर्बन फैमिली। He became king in the year 1774. लुइस 16 बर्बन फैमिली में बॉर्न हुए थे, प्रिंस थे, फिर आगे चल के उनको 1774 में किंग बना दिया गया। उसके बाद उनकी शादी हो गई मारिया से, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रिया की। और he got married when he was just 20. जब वो 20 साल के थे तब उनकी शादी किससे हुई? मारिया से, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। तो लुइस 16 was born in Bourbon family. He became king in 1774 and got married to Maria from Australia when he was 20 years old. अब हर किसी की बर्बाद, शादी इज इक्वल टू बर्बादी। तो लुइस 16 के साथ भी सेम हुआ। शादी से पहले जब तक वो किंग थे, ही वॉज सॉर्टेड, बट उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें की जिसकी वजह से उनकी पब्लिक इफेक्ट हुई, उनकी जो लोकल लोग वहां पे रह रहे हैं वो इफेक्ट हुए, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। और इनके रूल के दौरान, जब लुइस 16 राजा थे, इनके रूल के दौरान गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसे ही नहीं बचते थे। आप समझिए, देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देश का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुअर लोग हैं उनको, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरी देना, इतने बड़े देश को मेंटेन करना। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ, क्या रीजंस थे कि लुइस 16 के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे देश को चलाने के लिए? तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो हमको पढ़ने हैं, और ये सीधा सीधा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। और ये 5 पॉइंट आपको लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ लुइस 16 व्हाई गवर्नमेंट वाज नॉट हैविंग एनी मनी, क्यों नहीं थे? ये 5 पॉइंट है और ये सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला रीजन है वॉर, लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़ा करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो सेम गोज विथ फ्रांस। फ्रांस को बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने का शौक था। वहां के जो किंग्स थे, क्वींस थी, वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे वॉर में। तो वॉर में पैसे तो खर्च होते ही हैं, तो सारे मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट का वॉर में चले जा रहा था। मेंटेनिंग वर्सैलिस। व्हाट वाज वर्सैलिस? वर्सैलिस एक बहुत ही सुंदर पैलेस था, पेरिस का बहुत ही सुंदर पैलेस था, जिसको मेंटेन करना वाज अ टास्क, और उसके मेंटेनेंस में गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। अब आप सोचिए कि इंडिया में इतने सारे पैलेस है, सबका मेंटेनेंस होता है, तो भी गवर्नमेंट के पास पैसा, और वहां पे एक पैलेस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचिए वहां फ्रांस की हालत, कि मतलब एक पैलेस उन लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेंटेनिंग वर्सैलिस वाज अ बिग टास्क, और वर्सैलिस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो जाता था। अगेन, ब्रिटेन वाज एनिमी। 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका केम अंडर ब्रिटेन, सो लुइस 16 ensured independence for them which costed 2 billion livres. अब ब्रिटेन जो है वो फ्रांस का एनिमी था, और जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन के अंदर आती थी। तो अब फ्रांस को लगा कि अगर मैं अमेरिका को अपने तरफ कर लूंगा तो ब्रिटेन का ऑटोमेटिकली जितना पावर है वो
गिर जाएगा, क्योंकि 13 कॉलोनीज अमेरिका के मेरे अंडर में आ जाएगी। लुइस 16 को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उनके देश के लोग भूखे मर रहे हैं, कि हम इतना पैसा वॉर में क्यों वेस्ट करें सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए, बट स्टिल ही टुक दैट स्टेप, और उन्होंने 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलवाई। उस समय फ्रांस की करेंसी थी लाइवर सॉरी, और वो उनको कॉस्ट किया जब उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाई। उस समय सरकार का 2 बिलियन लाइवर से भी ज्यादा का खर्चा हो गया था, और ये करेंसी बैन कर दी गई थी 1894 में, आफ्टर लुइस 16 ऑब्वियसली। 1894 में ये करेंसी को बैन कर दिया गया था, और 2 बिलियन, आप समझ रहे हैं कि सरकार के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, उसके बाद भी इतना खर्चा किया गया अगेन वॉर में, और वॉर में अगेन बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। फोर्थ वुड बी डेब्ट 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने किंग को यानी कि गवर्नमेंट को पैसे दिए थे, वो सभी गवर्नमेंट से बहुत हाई इंटरेस्ट विच वॉज 10% गवर्नमेंट को इन लोगों को इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था, जिससे अगेन उन्होंने वॉर के लिए लोन लिया। भाई इधर 2 बिलियन का खर्चा, अगेन उन लोग वॉर कर रहे थे, इतने सारे खर्चे को ओवरकम करने के लिए उन्होंने लोन लिया कई सारे बड़े जॉइंट से लोगों से, और वो डेप्ट में फंसते गए। जितनी गवर्नमेंट थी वो पूरी डेप्ट में, कर्जे में डूब गई वहां की गवर्नमेंट, और 10% इंटरेस्ट जो लोग पे करते थे, which was very big amount, okay, 10% इंटरेस्ट इज वेरी बिग अमाउंट। तो मैक्सिमम पैसा अगेन इंटरेस्ट पे करने में चले जा रहा था। अदर स्टफ ऑफ गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कॉलेज मेंटेन करना, स्कूल्स मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देना, जितने भी लोग गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं, बीट इट कोर्ट लॉयर्स, जजेस, टीचर्स, डॉक्टर्स, सबको उनको सैलरी देनी होती है। तो सरकार के इतने सारे खर्चे ऑलरेडी है, उसमें भी मैक्सिमम खर्चा वॉर में चला जा रहा है। तो इस कारण लुइस 16 के रेन के दौरान, लुइस 16 के रूल के दौरान वहां पे बिल्कुल भी लोगों के पास पैसे नहीं थे, एंड इवन गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं थे। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक में, विच इज डिवीजन ऑफ फ्रांस। तो बच्चों, अब जो हमारा फ्रांस का सोसाइटी था वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड था, विच वॉज फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। जो हमारी फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, सोशल हायरार्की के बेसिस पे। तो फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे वो लोग थे जो चर्च के क्लर्जी नोबल्स होते थे ना, फादर्स लोग, वो लोग सब किस में आते थे, फर्स्ट एस्टेट में आते थे। सेकेंड स्टेट में सारी नोबिलिटी के लोग आते थे, यानी कि जितने भी किंग, मिनिस्टर्स, उनके सिपाही, अदर मिनिस्टर्स, कमांडर इन चीफ, सारे जितने भी किंग और किंग से रिलेटेड लोग थे वो लोग सब कोई सेकेंड एस्टेट में आते थे, एंड दे वर ऑल्सो नोन एज नोबिलिटी। थर्ड एस्टेट में जो कॉमन पीपल है, फार्मर्स हो गए, टीचर्स, लॉयर, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग किस में आते थे, थर्ड एस्टेट में आते थे। तो इन तीनों में हमारी फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी। अब ये जो डिवीजन है दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम कि सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, बट जो सरकार भेदभाव करती थी दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा समझिए कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, आप एक समझिए कि अगर सरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने लग जाए तो इज दैट फेयर? नो, राइट। अगर सरकार सिर्फ हिंदूज को फेवर करे, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस या सिख्स को नहीं, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर सरकार सिर्फ मुस्लिम्स को फेवर करे तो दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होता था ना, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो लोग हैं उनके पास मैक्सिमम पावर्स होती थी। यहाँ के जो लोग हैं थर्ड स्टेट के, इन लोग 90% लोग वॉज फार्मर्स, 90% लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, यानी कि किसान थे, फार्मर्स थे। तो ऑब्वियसली इनको लैंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट 60% ऑफ द जमीन, 60% ऑफ द लैंड was occupied by first estate and second estate। 90% लोग थर्ड एस्टेट में फार्मर है।
अब जो फादर है, जो चर्च में काम कर रहे हैं, उनको तो लैंड की कोई जरूरत नहीं है। जो किंग और मिनिस्टर्स है, उनका फोर्ट बना हुआ है, आर्मी बनी हुई, उनको भी लैंड की जरूरत नहीं है। बट मेन जरूरत जिसको है, विच वॉज फार्मर्स, तो उनके पास तो जमीन थी ही नहीं। तो अनअवेबिलिटी ऑफ लैंड वॉज ऑल्सो मेजर इशू। 60% ऑफ द लैंड किसके पास था? फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के पास। अब जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जो सरकार ने फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को प्रिविलेजेस दिए थे, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे, वो लोग टैक्स नहीं पे करते थे। आप एक बात बताइए, सरकार अपना खर्चा क्या चीज से चलाती है? हम लोगों से। हम जो टैक्स पे करते हैं, वही आगे चल के सरकार उसको देश के डेवलपमेंट में और बाकी चीजों में इस्तेमाल करती है। अब जब ये दोनों टैक्स नहीं देंगे, तो पूरा टैक्स का बर्डन इस पे आ जाएगा। अब देश के खर्चे तो हैं, क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी एंड 1789 में वो बढ़ के 28 मिलियन की हो गई थी। तो इतनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो टैक्स उन लोग किससे वसूल करते थे? थर्ड एस्टेट से वसूल करते थे। थर्ड एस्टेट पीपल वर्कड फॉर देम। अब ये जो फार्मर्स है, इनके पास खुद की जमीन तो होती नहीं थी, तो ये लोग इन दोनों की जमीन में वर्क करते थे और जितने भी काम होते थे वो इन दोनों के वो करते थे। यानी कि थर्ड स्टेट के लोगों को, ऑल्दो वो अपना कमा रहे, खा रहे, रह रहे, बट फर्स्ट और सेकंड स्टेट के सामने झुक के रहना पड़ता था। रिसीव टैक्स ओनली फ्रॉम थर्ड स्टेट। जो गवर्नमेंट थी, किंग था, उनको टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट से मिलता था। तो पूरा बर्डन किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के ऊपर था। अब ये तीतीस क्या होती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स। क्या होते थे? टैक्स पेड बाय थर्ड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट इन विच दे पेड 10% ऑफ देयर हार्वेस्ट। जो मेजरली वो लोग मनी टैक्स पे कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं सेकेंड स्टेट यानी कि किंग को, बट उन लोग फर्स्ट स्टेट को भी टैक्स पे करते थे। वो लोग जो फसल उगाते थे, उसका 10% हार्वेस्ट वो लोग फर्स्ट स्टेट को देते थे। दैट वाज नोन एज टाइट्स। ओके, तो टाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आप लोग के क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग टाइल में। टाइल क्या होता था? टाइल वाज द डायरेक्ट टैक्स विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड स्टेट टू द गवर्नमेंट। अब जो पॉपुलेशन है उसकी बात करते हैं। आप अगर देखेंगे तो मेजर ग्रोथ आया है 2015 और 89 में, ऑल्दो एक उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी इससे बहुत ज्यादा इंडिया की। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ा तो ऑटोमेटिकली जो फूड का डिमांड है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हार्वेस्ट वहां की बहुत ज्यादा कम थी लैंड की अनअवेबिलिटी के कारण, इसलिए वहां पे डियरनेस बढ़ गई। व्हाट वाज डियरनेस? डियरनेस इज महंगाई। महंगाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियरनेस। तो वहां की क्या हो गई? महंगाई बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने का डिमांड भी बढ़ा, लेकिन हार्वेस्ट कम था, उस वजह से महंगाई वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को एक कार्ट भर के पैसा लेके जाना पड़ रहा था, वहां इतनी महंगाई थी। लेकिन महंगाई तो बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ थर्ड स्टेट की जो सैलरीज थी, थर्ड स्टेट के लोगों की जो सैलरीज थी, वो उतनी की उतनी थी। इस कारण थर्ड स्टेट के लोग ब्रोक हो जा रहे थे, इजिली उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अब हम लोग आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज फिलोसोफर्स के बारे में, और बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब देश में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो अब कुछ फिलोसोफर्स भी आ गए अपना ज्ञान देने के लिए और आग में घी डालने के लिए। तो टोटल हमको इस चैप्टर में 3 फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ना है, विच वॉज जॉन लोके, जीन जैक्विस रोसो एंड मॉन्टेस्क्यू। आई नो थोड़े वियर्ड नाम है, बट स्टिल ओके। तो इनके आइडियाज क्या थे कि हमको एक ऐसी सोसाइटी बिल्डअप करनी है जहां पे फ्रीडम हो। इन लोग थर्ड स्टेट के लोगों को लीड करते थे और उन्होंने रिवॉल्यूशन का आइडिया दिया था थर्ड स्टेट के लोगों को। उनका पहला आइडिया था कि हमको ऐसी सोसाइटी बनानी है, ऐसी हमारी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे लोगों को फ्रीडम हो, लॉ शुड बी फॉर ऑल, और जितने भी लॉ हैं वो सबके लिए होने चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किंग हो, क्वीन हो, कोई भी हो, लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अब जॉन लोके ने एक बुक लिखी थी विच वॉज ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी बुक थी? ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिस बुक में उन्होंने
मोनार्की को सीधा सीधा स्लैम किया था कि मोनार्की इज नॉट अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यू नो व्हाट इज मोनार्की? मैंने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में बताया था कि मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, डेमोक्रेसी नहीं होती है, वोटिंग इलेक्शंस नहीं होते हैं। तो मोनार्की इज नॉट अ वेरी सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमको देश में डेमोक्रेसी लानी चाहिए। ये JJR ने एक बुक लिखी थी विच वॉज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक सीरीज भी आई है अभी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो इसके ऊपर नहीं है बट वो डिफरेंट है। एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के आपके MCQs में आ सकता है कि हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर हु रोट द बुक द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में JJR ने बताया कि किंग शुड लिसन टू कॉमन पीपल, मतलब जो हमारा लीडर है, जो किंग है, जिसको लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं, उसको हमेशा कॉमन पीपल की सुननी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुननी चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए। अब मॉन्टेस्क्यू, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिलोसोफर्स है, आपने सुना होगा मॉन्टेस्क्यू का नाम। ये बिलीव करते थे डिवीजन ऑफ पावर में। कैसे? कि भाई पावर को डिवाइड कर दो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, जुडिशरी जो ये इंश्योर करेगा कि वो लॉ अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इवन इंडिया में भी डिवीजन ऑफ पावर का हम फॉलो करते हैं विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मॉन्टेस्क्यू का ये आइडिया था। So this was about philosopher. I hope you have understand all the topics in a very simple and clear way. This was our part 1 of the chapter number 1 French Revolution. I'll see you in part 2.